वेलकम टू बी टेक्निकल। तो हम लोग जीपीएससी एई क्लास 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 के उसके क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक 225 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे हम लोग। टेक्निकल का सिर्फ डिस्कशन हो रहा है जो 100 से स्टार्ट होता है। तो अप टू 225 आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस जो भी वीडियोस है उस पर आप ये इनसे पीछे के जितने भी डिस्कशन हुए वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 226। ओके, सो 226 क्वेश्चन कहता है कि एज द इलास्टिक लिमिट रीचेज टेंसाइल स्ट्रेन। तो जैसे ही अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो जैसे ही इलास्टिक लिमिट पे जाता है तो टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो रैपिडली इंक्रीज करता है उसके बाद से, है ना। आफ्टर इलास्टिक लिमिट टेंसाइल स्ट्रेन इज इंक्रीजेज रैपिडली, है ना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज मोर रैपिडली, है ना, आफ्टर लिमिट स्टेट, इलास्टिक लिमिट के बाद मोर रैपिडली वो इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 227 का आता है कि एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुक्स लॉ वैलिड होता है ना। इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता है। तो ए बहुत सारे स्टूडेंट ए को टिक करता है बट ए करेक्ट नहीं है। हुक्स लॉ जो वैलिड होता है वो अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है कि ए स्टील रॉड 2 सेंटीमीटर डाया दिया है 2 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर लॉन्ग, एल दिया है 5000 mm, या सेंटीमीटर में इसको लिख लें तो 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। ओके, सो 5 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल पुल ऑफ 3000 kg, फोर्स दिया है 3000 kg में एंड ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है आपको 2.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर mm²। सो द इलोंगेशन ऑफ द रॉड का इलोंगेशन क्या होगा आप जानते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। एक्सियल है तो क्या होगा पी एल अपॉन ए ई। अब पी की वैल्यू दी हुई है 3000, तो 3000 पी की वैल्यू हो गई। एल हम एम में रख देते हैं तो 5000 हो जाएगा एल। एरिया π/4d², तो पाई और 4 को ऊपर लेके चले जा रहे हैं, इंटू 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो π/4 इंटू d², डी 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm, तो 20 का स्क्वायर। ओके, सो डेल्टा एल जो पी एल अपॉन ए ई, और ई की वैल्यू आपका है 2.1 इंटू 10⁻⁶, ये है न्यूटन पर mm² में। और केजी को भी न्यूटन में बदलने के लिए आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। जी की वैल्यू 10 ले लिया मैंने। फिर आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.2275 mm, 0.2275 mm। सो 228 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करने थे और यू विल गेट द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 229, अलोंग द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखो प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट होगा। जब कभी भी प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, जीरो होता है ना। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा शियर स्ट्रेस जीरो होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम अकर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें क्या कर रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कोई मूविंग लोड अगर रोल कर रहा है ओवर द सिंपली सपोर्टेड बीम, तो कहाँ पे होगा, वो हमेशा अंडर द लोड होता है। कहाँ पे होता है, लोड जिस पॉइंट पे आप रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आप वहाँ पे आपको मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मिलेगा एंड अंडर द लोड। ठीक है, सपोज करो 1/4 पे निकाल रहे तो यहाँ पे तो लोड हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो अंडर द लोड जो होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको देगा। सो क्वेश्चन नंबर 230 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
इन मोहर्स डायग्राम ए पॉइंट अबव द मोहर इन्वेलप, है ना, मोहर्स इन्वेलप के अबव जो पॉइंट होता है वो इमेजिनरी कंडीशन होता है ना, तो सी जो है वो गलत है, दैट इज नॉट इमिनिएंट फेल्योर कंडीशन, दिस इज इमेजिनरी कंडीशन, है ना। तो मोहर्स डायग्राम आप देखेंगे कि जब जो मोहर्स इन्वेलप होता है उसके ऊपर अगर बोले तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दैट इज इमेजिनरी कंडीशन। ओके, देखिए आप अदर ऑप्शन में सेफ कंडीशन, ये तो कुछ होता ही नहीं, सेफ कंडीशन नहीं होगा, है ना। इमिनिएंट फेल्योर कंडीशन नहीं होगा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिगिटी, मैक्सिमम ऑब्लिगिटी क्या होता है, जो रिजल्टेंट से उसको ये करता है, मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेस जिस पे ड्रा होता है, सपोज करो इधर मैं ये करूँ तो ये जो होता है ये रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसका जो एंगल होगा बीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। सो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिगिटी ये भी नहीं होगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इमेजिनरी कंडीशन होता है, ठीक है। So question number 232. For determination of shear strength parameters of soil in the laboratory, which of the following test has to done? शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालने के लिए लेबोरेटरी में कौन सा टेस्ट हम करते हैं, तो हम ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट करते हैं शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालने के लिए। सिव एनालिसिस तो होगा नहीं, सिव एनालिसिस शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर के लिए करते ही नहीं है। सिव एनालिसिस हम पार्टिकल साइज के लिए करते हैं, या सीमेंट का अगर आपको फाइनेस इंडेक्स जानना है ना, फाइनेस मॉडल जानना है तो उसके लिए सिव एनालिसिस करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी टेस्ट ये भी नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर देता ही नहीं है, तो वो टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बी और डी तो यूँ ही कट गया। कॉम्पैक्शन टेस्ट ये भी नहीं होगा, कॉम्पैक्शन टेस्ट ये वर्केबिलिटी में करते हैं हम कॉम्पैक्शन टेस्ट, है ना, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 233, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन विथ यूजुअल नोटेशन। अब सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, अब आपको पता है फ्लेक्सुरल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंपल बेंडिंग इक्वेशन। सो एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल फार्मूला, और ये सिंपल बेंडिंग से आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप। अगर आप ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं किसी बीम पे, है ना, तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ टेंशन होगा और यहाँ कंप्रेशन, तो कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, टॉप फाइबर पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए, बॉटम पे नहीं होगा, टॉप फाइबर पे आपका कंप्रेशन होगा, ठीक है। इन ए साफ्ट शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नॉट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने वाली पॉइंट है, नोट करने वाली, कि क्या कह रहा है, नोट कह रहा है ना, इन ए शाफ्ट शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे, तो आपको फॉर्मूला पता है कि टी बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टॉ बाय आर, है ना, ये टॉर्सन का फार्मूला होता है, रिलेशन है टी बाय जे इक्वल टू जी थीटा बाय एल इक्वल टू टॉ बाय आर। तो अब आप देख लीजिए इसमें शेयर स्ट्रेस बोल रहा है, तो टॉ क्या होगा, आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली नहीं होगा। ऑप्शन बी में अगर जाए तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये तो होता ही है, तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं होता है ना, ये क्या कह रहा है, शेयर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नॉट, तो नोट कह रहा है, तो वो तो होता है, तो बी तो आंसर होगा नहीं। तीसरा कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी होता है, टॉ का इन्वर्सली है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क, टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी भी डायरेक्टली होता है, आर भी डायरेक्टली है, जे भी डायरेक्टली है, तो ये कह रहा है कौन सा नोट, कौन सा रिलेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। Question number 236, a shaft 9 meter long is subjected to torque 30 meter at a point 3 meter distance from either end. The relative torque at the nearer end will be, क्या कह रहा है कि ये कोई शाफ्ट है ना, तो यहाँ पे 9 मीटर का शाफ्ट है, सपोज करो ये 9 मीटर का शाफ्ट है ना, और कह रहा है कि 30 मीटर का टॉर्क लग रहा है 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड, आइदर एंड से सपोज यहाँ से लो या यहाँ से लो, कहीं से भी लो, 3 मीटर पे वो लग रहा है कितना, 30 टन मीटर का लग रहा है। तो क्या कह रहा है कि द रिएक्टिव टॉर्क एट द नियरर एंड, जो नियरर वाला है वहाँ पे रिएक्टिव टॉर्क क्या होगा, तो सपोज
टॉर्क को ऐसे डबल से दिखाते हैं तो यहाँ का टॉर्क ये है, यहाँ का टॉर्क ये है, तो ये नियरर एज होगा और यहाँ पे टॉर्क लग रहा है 30 न्यूटन का, ठीक है, इस पोजीशन पे कहीं पे 30 न्यूटन का लग रहा है ना। तो हम इसका टॉर्क कैसे निकालते हैं, सपोज इसको ए बोल दिया ये पॉइंट, तो ये टी ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी है तो ये हो जाएगा टी बी, है ना। तो हमको निकालना है टी ए, तो टी ए इज इक्वल टू क्या होगा कि जो भी टॉर्क अप्लाई हो रहा है यानी 30 इंटू इसके बाद का डिस्टेंस जो बचा, तो 9 माइनस 3 दैट इज 6, 30 इंटू 6 डिवाइड बाई टोटल लेंथ दैट इज 9, तो 3 से कट करें तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 और 3 10 10 3 10 ज़ा 30, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 236 का। अगर हमको फार्दर एंड बोलता तो क्या होता, तब हो जाता आपका 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 दैट इज 10, फिर 10 होता, ओके 20 नहीं होता, फिर 10 होता, ये नियरर पूछा तो 20 इज द करेक्ट आंसर। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आर प्रेफर्ड टू दोज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन बिकॉज दीज आर इकोनॉमिकल फॉर लार्जर स्पेन, है ना, इकोनॉमिकल फॉर लार्जर। क्या करा, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आर प्रिफर्ड, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम हम प्रिफर करेंगे तो डोज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, जिसका यूनिफॉर्म सेक्शन है वो प्रिफर नहीं करेंगे, जबकि जिसका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है वो प्रिफर करेंगे। क्यों, क्योंकि बिकॉज दीज आर इकोनॉमिकल, क्योंकि इकोनॉमिकल होगा कि हमको स्ट्रेंथ से ज़रूरत है ना, हमको सेक्शन से ज़रूरत नहीं है, हमको स्ट्रेंथ से ज़रूरत है, तो स्ट्रेंथ जिसमें आएगा थ्रू आउट द लेंथ वो हम प्रिफर करेंगे जो कि इकोनॉमिकल होगा। तो वो उससे क्या होगा, क्या कह रहा है, प्रिफर टू दो यूनिफॉर्म सेक्शन बिकॉज दीज आर इकोनॉमिकल फॉर लार्जर स्पेन, क्योंकि जब लॉन्ग स्पेन तक हम देखेंगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा अगर स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है तो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 237 का ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 238, small fissures or hollows in a stone which renders it liable to decomposition are called। Small fissures या hollows जो होता है स्टोन में उसको कहते हैं वेंट, है ना, विच इज लाइबल टू डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड एज वेंट्स, उसको वेंट कहते हैं। देखिए सेक्स क्या होता है, सेक्स होता है कि जो बेंडिंग होती है ना, कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर बेंडिंग होगी तो उसको कहेंगे सेक्स। मोटल क्या होता है, मोटल होता है कि कोई स्पॉट है ना, धब्बा है, कोई स्पॉट है या मार्क है, कुछ मार्क आ गया या कोई डीकलराइजेशन हो गया उसमें स्टोन में, तो इन सब जो डिफेक्ट होते हैं उसको कहते हैं मोटल, तो मोटल तो होगा नहीं। ओके, सिमिलरली शैली बार भी स्टोन का ही प्रॉपर्टीज है, उसमें भी कुछ ना कुछ बकल हो जाता है वो, ओके तो वो भी नहीं होगा। सेक्स, मोटल एंड शैली बार्स ये तो होगा नहीं, तो वेंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 239, सरफेस ऑफ स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, है ना, स्टोन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर, उसका आंसर हमेशा बेड होता है ना। तो ध्यान रखना आपको, बेड सरफेस जो होता है वो सरफेस होता है जहाँ पे लाइन ऑफ प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 239 इज सी। क्वेश्चन नंबर 240, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो CaO उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होता है वो लेस देन 5% होता है। ओके, लेस देन 5% मतलब क्या हुआ कि 90 से एबव रहेगा उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन फैट लाइम, तो फैट लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो मैक्सिमम होता है 90 से ऊपर ही रहता है लगभग, तो 90 से 95% तक ये कैल्शियम ऑक्साइड रहता है फैट लाइम में, तो मतलब इसमें इम्प्यूरिटीज जो होगा वो कम रहेगा, लेस देन 5% रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए फॉर 240। So question number 241, the lime is called as poor lime when percentage of clay, अगर percentage of clay greater than 30% रहेगा तो हम उसको कहेंगे poor lime। So correct answer is C for question number 241। The weight of glass sheet used for panel के लिए जब ग्लास शीट यूज किया जाता है तो उसका जो वेट लेते हैं, the weight of glass sheet used for panel should be greater than 7.5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो लोग 7.5 के आसपास याद तो रखते हैं, लेकिन लेस होगा कि ग्रेटर होगा, ये दोनों पूछ रखा है, इसलिए 7.5 से ग्रेटर होगा ना कि कम होगा। ठीक है, सो ग्रेटर देन 7.5 kg पर मीटर स्क्वायर
वो ग्लास पैनल का वेट लेंगे, है ना, जो यूज करते हैं C2। सो द नॉमिनल, क्वेश्चन नंबर 243, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ ग्लास अवेलेबल इन मार्केट रेंजेज इज बिटवीन, जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी थिकनेस रेंज करता है 3 से 6.3, 3 से 6.3 mm में। तो ये पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 से 6.3 mm के बीच में वेरी करता है द नॉमिनल थिकनेस ऑफ ग्लास अवेलेबल इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 244, फॉलोइंग प्लास्टिक मटेरियल इज यूज टू मेक बिल्डिंग फ्लोर लेस ससेप्टिबल टू वियर, वियर एंड टीयर के लिए लेस ससेप्टिबल जो होता है वो कौन सा प्लास्टिक मटेरियल हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं पीवीसी और पॉलीथीन। ठीक है, पीवीसी और पॉलीथीन। ओके, अगर आप पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन, ये दोनों लेस ससेप्टिबल होता है वियर एंड टीयर के लिए। ओके, ऑल्सो ये क्या करता है, डिक्रीज द साउंड पोल्यूशन, डिक्रीज द साउंड पोल्यूशन। ओके, डिक्रीज द साउंड पोल्यूशन लेवल, साउंड पोल्यूशन लेवल को डिक्रीज करता है एंड कैन बी क्लीन इजिली, इसको आप इजिली क्लीन भी कर सकते हैं, है ना। पीवीसी और पॉलीथीन जो फ्लोर के लिए यूज होता है, सिर्फ यहाँ पे फ्लोर पूछा है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि फ्लोर के केस में कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है जो वियर एंड टीयर को लेस ससेप्टेबल होता है, वियर एंड टीयर, है ना, वियर टीयर ज़्यादा उसमें नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जो फ्लोर है, फ्लोर को यानी मेक फ्लोर लेस प्रोन टू वियर एंड टीयर, मेक फ्लोर लेस प्रोन टू वियर एंड टीयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्वेश्चन नंबर 244 का बी आंसर करेक्ट होगा। 245, प्लास्टिक मटेरियल दैट एग्जिबिट एक्सलेंट फैटिग रेसिस्टेंस, यहाँ देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, फैटिग रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है जो फैटिग रेसिस्टेंट के लिए एक्सेलेंट होता है ना, एग्जिबिट एक्सेलेंट, तो वो होता है HDPE एंड LDPE। HDPE क्या होता है, HDPE होता है हाई डेंसिटी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, और LDPE जो होता है वो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है। LDPE जो होता है वो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होगा। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है। तो ये दोनों क्या होता है कि फैटिग रेसिस्टेंस के लिए एक्सेलेंट होता है। ओके, अगर मैं और बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है ना, वाटर प्रूफिंग होता है, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, ड्यूरेबल होता है ना। लेकिन दोनों इम्पैक्ट रेसिस्टेंस में, केमिकल रेसिस्टेंस में, वेदर रेसिस्टेंस में, फैटिग रेसिस्टेंस में एक्सेलेंट होता है। ठीक है, that is SDP and LDP. So correct option is question number 245 is HDP and LDP. That is option number B. Question number 246, in mild steel, माइल्ड स्टील के केस में कार्बन परसेंटेज रेंज करता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये माइल्ड स्टील का पूछ रहा है, मतलब 0.15 से 0.25, 0.15 से लेस होता है रॉट आयरन का, है ना, 0.15 से 0.25 तक माइल्ड स्टील का, 0.25 से 0.33 तक स्टील का होता है। ठीक है, फिर का CI का अलग हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 247, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ केवलार 29 फाइबर, केवलार 29 फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है जो FRP में यूज होता है, फाइबर इनफोर्स कंक्रीट में यूज होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ केवलार 29 ये होता है 2860 मेगापास्कल, आपको ये याद रखना है ना, 2860 मेगापास्कल होता है केवलार 29 फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 248, सिरामिक कैन इजिली विथस्टैंड इन हाई टेम्परेचर बिटवीन, है ना, सिरामिक मटेरियल होता है, वो क्या कर रहा है कि कितने टेम्परेचर तक इजिली विथस्टैंड करता है ना, तो इसका जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो होता है 400 टू 500, 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिरामिक जो है वो हाई टेम्परेचर, इतना डिग्री टेम्परेचर तक विथस्टैंड करता है। सिरामिक मतलब जो क्ले का प्रोडक्ट होता है सिरामिक, है ना, तो 400 टू 550 सेंटीग्रेड आपको याद रखना है, 400 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी होती है, तो एल्युमिनियम की डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना।
ये आपको ध्यान में रखना है। एल्युमिनियम की डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर सेंट, थोड़ा सा यूनिक है इसलिए पूछ दिया गया। ऐसे स्टील का सबको पता है ना 7800। सिमिलरली कंक्रीट का 24, 25, 24 फॉर पीसीसी, 25 फॉर आरसीसी एक्सेट्रा, आपको ये सब चीज़ें पूछा ही जाता है। तो डेंसिटी थोड़ा एल्युमिनियम का अलग है, इसलिए 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको ध्यान में रखना है डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई ऐश, देखो सीमेंट का सबको पता होता है 3.15, फ्लाई ऐश का पता नहीं होता है, इसलिए फ्लाई ऐश पूछ दिया गया। फ्लाई ऐश की जो डेंसिटी होती है 2.123, 2.123, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होती है, इसलिए इसका यूनिट नहीं दिया गया। सो 2.123 जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई ऐश होती है, 2.123, और 3.15 ये सीमेंट का होता है। तो सीमेंट का ही रिप्लेसमेंट होता है फ्लाई ऐश, है ना। जनरली हम जो फ्लाई ऐश यूज करते हैं दैट विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। सो दिस इज द टोटल 25 क्वेश्चन फॉर टूडेज वीडियो। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों से, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उसको लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।